तो सभी को नमस्कार और उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स करवा रहे हैं। हम 11 और 12 दोनों की फिजिक्स करवा रहे हैं। वो तो आपको पता होगा, आप चैनल पे देखते होंगे लगातार ही। और तो इसी क्रम में यदि आपको याद होगा, हमारा कक्षा 12 का भी पहला चैप्टर चालू है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इसमें इस समय न्यूमेरिकल चल रहे हैं, यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो ठीक है। तो इसी क्रम में आपको पता होगा कि हमारी जो न्यूमेरिकल्स की क्लास है, लगभग 10 क्लास हो चुकी है। जहाँ तक मुझे पता है, टोटली लगभग 10 क्लास हो चुकी है। और ये इसी क्रम में लगभग इस चैप्टर की 11वीं क्लास है। इसी चैप्टर की लगभग 11वीं क्लास है इसी क्रम में। तो आप लोग देखेंगे कि हमने जो पिछली आपको क्लासें करवाई हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स करवाए थे हमने। अब वो न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे लेवल के भी थे, कुछ परीक्षा दृष्टि से थे। अब मैं जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ये थोड़ा और ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। मतलब यदि आप बहुत किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पर ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि स्तर वही है। हालांकि वहाँ पर इससे भी टफ सवाल आते हैं, लेकिन बेस एक ही है। अगर आपसे ये सवाल करने आ गए तो समझो आप इससे ज़्यादा टफ सवाल भी सोल्व कर लेंगे। अगर आपसे यही नहीं आते तो आप इससे ज़्यादा टफ कैसे कर लेंगे, आप खुद ही सोचिए। तो हम इसी आधार पर एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, और आज मैं इस क्लास में आपको दो बड़े अच्छे लेवल के सवाल करवाऊंगा। फिर थोड़ा सा जो उसके बाकी बचे सवाल हैं उसको करवाने की कोशिश करूंगा। कोशिश करता हूँ कि ये क्लास में शायद न्यूमेरिकल पूरे हो जाए, और नहीं होंगे तो फिर अगली क्लास में हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सवाल क्या लिखा है बोर्ड में। सवाल लिखा है, ए भुजा वाले वर्ग एक वर्ग के। देखिए, इस वीडियो में माइक को हमने चेक नहीं किया था, तो वो डिस्चार्ज हो जाने के कारण इसमें लगभग 10 मिनट तक मतलब आवाज़ नहीं रिकॉर्ड आई थी, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड थी। तो अब हम आवाज़ बाहर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आवाज़ परफेक्टली लिप से मैच ना हो, तो लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को पढ़ रहे हैं आगे। क्या है, एक वर्ग के चारों कोनों ए बी सी तथा डी पर समान परिमाण Q तथा समान प्रकृति के आवेश रखे गए हैं। ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल तो आपको ये करना है। देखिए, इसमें क्या बात मुख्य दी गई है कि चारों कोने हैं, वर्ग हैं, समान परिमाण के आवेश है, समान प्रकृति है। समान परिमाण और समान प्रकृति का मतलब क्या है? मतलब ये है कि Q का वैल्यू हर जगह सेम है, चाहे वो 2 हो या 4 हो, कितना भी हो, ठीक है। प्रकृति का मतलब क्या है कि या तो वो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों के, या तो वो सभी के सभी प्लस के हैं या सभी सभी किसके हैं, माइनस के। चलिए अब हम इसको हल करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप वर्ग बनाएंगे। वर्ग तो जानते हैं ना आप लोग कैसे बनता है, कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो बनाइए, वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। ये बन गया है जी आपका वर्ग। जानते होंगे कि वर्ग कैसे बनता है, मुझसे थोड़ा सा नीचे तिरछा होगा, आप इसको सही बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, हम इसके चारों कोने लिखेंगे। हमारे पास में कितने कोने हैं, 4 है। ए, ये थोड़ा कर लेना, ए, ये क्या है, बी, ए, और ये बी, और ये सी, और ये आपका हो गया है डी। क्लियर है। अब देखिए, सब पर कितना आवेश रखा है जी, क्यू। मैं इस पर प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि सभी समान प्रकृति के हैं, ये मेन कारण है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो डी पर ए बल लगाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों सेम प्रकृति के हैं, इसलिए जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा ए से बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से बी की भी ए से बाहर की ओर होगी। समझ गए आप लोग? तो जो डी ए पर बल लगाएगा वो भी डायरेक्शन क्या होगा, ए के बाहर होगा, और बी की बाहर होगी। इसी प्रकार से सी की भी बाहर डायरेक्शन होगी, क्योंकि इन तीनों को ए पर ही बल लगाना है, ठीक है। क्लियर है। और आप लोग जानते हैं कि जो विकर्ण है, जब किसी भी कोने को दो बराबर एंगल में डिवाइड करता है, तो ये बल जो हमने लिखे ना, आपने को दिखा देगा सामने, ये बाई एफ डी ए, क्योंकि डी ने ए पर लगा है। ये बी ए है क्योंकि ये बी ने ए पर लगा है। इसी प्रकार से ये एफ सी ए है क्योंकि सी ने ए पर लगाया है। क्लियर है। और ये एंगल कितने का होगा? अच्छा, ये भुजा तो आपको जानते हैं ना कि ये भुजा ए है, सभी सभी भुजा कितने हैं, ए है। तो ये कितना होगा, ए रूट होगा। ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो उसका आकार हमेशा भुजा का रूट 2 गुना होता है। कैसे होता है मैं आपको इसको आगे करके भी बताऊंगा। और ये एंगल कितने का होगा जी, 45 डिग्री का। क्लियर है ना।
कितने का एंगल होगा ये 45 डिग्री का, क्योंकि इसको कोण को दो बराबर भागों में डिवाइडेड कर दिया है। क्लियर है। और एक बात और समझिए कि जो परिणामी होता है वो हमेशा बीच में ही होता है। किस में होता है? बीच। परिणामी कहाँ पर होता है? हमेशा बीच में ही होता है। क्लियर है। और ये डायरेक्शन तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि डी ने ए पर लगा है, इसी प्रकार से बी ने ए पर लगा है, सी ने ए पर लगा है, तो इसलिए डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। तो अब देखिए इस सवाल को हम आगे आपको हल करवा देते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट है। यहाँ तक बताइए किसी को कोई चित्र में कोई समस्या है क्या? आप लोग पहले चित्र बना लीजिए, फिर अब हम इसके बारे में लिखवाते हैं हल। तो सबसे पहले लिखेंगे चित्रानुसार। क्या लिखेंगे? चित्रानुसार। तो चित्रानुसार आपके पास में क्या है बताइए? आपके पास में है वर्ग की भुजा। क्या है? वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा इक्वल टू कितना है बताइए? ए। कितना है? इक्वल टू ए। बराबर में लिखेंगे ए इक्वल टू ए। ठीक है। तो अब हम आपको विकर्ण निकाल के दिखाएं कि भाई ए रूट टू कैसे होता है। इसलिए त्रिभुज हमने ले लिया ए बी सी। कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? ए बी सी में हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये बताइए कि यहाँ तो कोई दिक्कत आ रही है किसी को? नहीं है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? ए स्क्वायर। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 2a²। ठीक है। और जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 यानी कि ए रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब बताइए ये ए सी लिखिए भाई पूरा, क्योंकि ये धोखे से ए लिखा गया है, अभी इसको आपको पूरा इजी ही लिखना है। तो अब बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं दिक्कत है आपको? क्योंकि आप समझते हैं अब यहाँ पर ये बात भी हमने प्रूव कर दी है कि भैया ये क्या होता है आपका अंडर रूट 2 गुना होता है। और आगे से मैं इसको आपको दिखाऊंगा नहीं, सीधा यूज करूंगा, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है। आगे से कभी भी ऐसी स्थिति होगी तो इसको हम सीधा यूज। अब हम क्या करेंगे कि जो आवेश क्यू है, क्यू के कारण ए पर कितना बल लग रहा है, इसी प्रकार से सी से निकालेंगे, इसी प्रकार से हम बी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आवेश डी के कारण, इसलिए आवेश डी के कारण बिंदु ए पर लगने वाला बल। ठीक है। आवेश ए पर लगने वाला बल है ना, यानी कि ए पर लगने वाला बल निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपके पता ही है, किसका लगेगा बताइए? फॉर्मूला किसका लगता है? कूलॉम का नियम। क्या होता है? एफ डी ए बराबर क्या होगा? 1/4πε0 क्यू ए क्यू, यानी कि Q1 Q2 अपॉन में r²। वैसे क्यू डी क्यू ए और अपॉन में ए का स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे Q1 Q2 लिखा। अब देखिए क्या होगा? एफ डी ए बराबर 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q है जी। ठीक है। और इसी प्रकार से इसकी वैल्यू भी क्या है? Q है। और R की वैल्यू है A। दिखाई दे रहा ना आपको कैसे आ रहा है? A कहाँ से आया? क्योंकि वर्ग की भुजा कितनी है? A है। क्लियर है। अब आगे देखिए एफ डी ए इक्वल टू, अब देखिए एफ डी ए इक्वल टू में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। एफ डी ए बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 1/4πε0 और ये हो गया इनको में Q² और अपॉन में A²। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम किसके कारण निकालेंगे? आवेश सी के कारण। किसके कारण निकालेंगे? आवेश सी के कारण। तो अब यही लिखना है आपको इसी प्रकार। क्या लिखेंगे आप लोग? इसी प्रकार। इसी प्रकार आवेश सी के कारण क्या लिखेंगे? आवेश सी के कारण डी पर ए पर लगने वाला, बस लिखने की आवश्यकता नहीं। आवेश सी का मतलब भी यही है। तो एफ सी ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 और आपका Q1 Q2 का मान भी Q स्क्वायर, समझे ना, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है तो Q² मैंने क्या रख दिया और R की जगह आ गया ए रूट 2, क्योंकि वहाँ से सी से ए की दूरी कितनी है? ए रूट 2 है। ये मेन कारण है कि मैंने सीधे इसको डायरेक्ट ए रूट 2 लिखा है। क्लियर है। अब आगे देखिए एफ सी ए बराबर ये हो गया जी आपके पास में 1/4πε0। ठीक है। और ये होगा Q² अपॉन में, और ये समझ गया होगा आपको 2a²। 2a² कैसे आया बताइए? क्योंकि रूट 2 का होल स्क्वायर 2 ही आता है, ये मेन कारण है। ठीक है। एंड अब इसी प्रकार हम निकालेंगे हम आवेश बी के कारण। किसके कारण भाई? बी के कारण। अब बी का तो वही होगा जो सेम डी का हुआ था, क्योंकि दोनों पर सेम आवेश है और सेम ही डिस्टेंस है। तो क्या होगा? अब बी बराबर बताइए जो आपका नीचे निकला अभी, क्या निकला? 1/4πε0 Q² अपॉन में A²। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्योंकि डी पर और बी पर सेम आवेश रखे हैं तो बल भी बिल्कुल सेम ही आएगा। बस फर्क ये है कि वो एफ डी ए है और ये एफ बी ए है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अब इसके बाद में इस सवाल का परिणामी निकालने के आपके पास में कुल 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके, क्योंकि हमें परिणामी निकालना है इसके। ठीक है। तो परिणामी के पास हमारे पास में 2 तरीके हैं और मैं आपको इन दोनों तरीकों को बताऊंगा। दोनों के दोनों तरीके आसान है। ये आप पे डिपेंडेशन करेगा कि कौन सा तरीका आसान है और कौन सा तरीका भारी है। वैसे कोई भी तरीका भारी नहीं है, दोनों के दोनों आसान है, बस आपको समझना है कि होता कैसे है। ठीक है। तो अतः बिंदु ए पर परिणामी बल, बिंदु ए पर क्या निकालेंगे? परिणामी बल। तो सबसे पहले हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए कैसेगा। तो एफ बराबर, क्योंकि रिजल्ट तो हमेशा बीच में होगा ना, आप लोग जानते हैं रिजल्ट तो हमेशा क्या होगा? बीच में, इसी रेखा पर होगा, क्योंकि दोनों के परिणामी
क्योंकि ये एफ बी ए है या एफ डी ए सबका ये होगा तो सेम। तो आप देखिए जो एफ सी ए है, एफ सी ए पर एक बात देखिए, ये डायरेक्शन सेम है ना, तो एंगल कितना होगा जब दोनों समांतर होंगे, क्योंकि सी ए की डायरेक्शन एफ सी ए की सेम है तो एंगल कितना होगा 0, तो इसलिए इसके साथ में क्या आएगा कोस 0 आएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आप बताइए एफ बी ए के साथ में क्या आएगा, क्योंकि वो जो परिणामी है उससे कितना एंगल बनाना था 45 डिग्री, तो एफ डी ए के साथ में भी आएगा क्या कोस 45, कितना आएगा कोस 45, क्योंकि ये आधार है। और यदि आपने वो पढ़ा हो कक्षा 11 में उधर घटक क्षेत्र घटक, तो आपको पता होगा कि जिसके साथ में एंगल बनता है उसके साथ में कोस आता है, जिस पर एंगल नहीं बनता है उसके साथ में साइन आता है। ये आपको पता होना चाहिए कक्षा 11 की फिजिक्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर क्या आएगा कोस 45, कितना आएगा कोस 45। और इसी प्रकार से बताइए यहाँ पर क्या आएगा एफ बी ए बराबर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कोस 45, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एंगल हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा आगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके मान रखेंगे। मान तो आप सभी को पता ही है कितने होते हैं, एफ बराबर एफ सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है जी कोस 0 की 1 होती है, सभी को पता है। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2। इसी प्रकार से एफ बी ए भी सेम आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी कोस 45 ही आएगी। क्लियर है ना, मतलब कोस 45 का मान कितना आता है 1/√2। लिखिए आपको, अरे यार ऊपर लिखा गया है नीचे लिखेंगे एफ बी ए और इनको में क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है। तो यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए नीचे जगह नहीं बची है तो ये सवाल मुझे आगे करना पड़ेगा, या तो मुझे चित्र साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसका आपको दूसरा तरीका भी बताना है, तो इसलिए मैं चित्र तो साफ नहीं करूँगा, ये जो बराबर में लिखा ना मैं इसको साफ करूँगा। तो तब तक आप एक काम कर लीजिए, इस सवाल को लिख लीजिए यहाँ तक और मैं बराबर का साफ करूँगा, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मैं आगे आपको उसको करवाता हूँ, क्योंकि चित्र की अभी आगे आवश्यकता है। मेन कारण है क्योंकि आपको एक दूसरा तरीका भी बताना है, मुख्य बात यह है इसके कारण। ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक लिखिए आप लोग ध्यान से, और ये मैं इधर से साफ कर रहा हूँ, जिसको कोई दिक्कत है तो आप देखिए। आवाज़ तो मैच नहीं हो पाएगी क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये बाहर से रिकॉर्ड हो रही है 10 मिनट के लिए, लेकिन आपको हर चीज़ें बताई जा रही है कि क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें आगे क्या होगा। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है किसी को भी, और जो हमारे पास में मान आए हैं अब हम इन्हीं का यूज करेंगे। तो एफ इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, एफ बराबर क्या होगा एफ सी ए। एफ सी ए की वैल्यू क्या है आपके सामने लिखी है रही है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a²। ठीक है, प्लस एक को लिखने की आवश्यकता नहीं। एफ डी ए की वैल्यू क्या है, जो बी ए की आई थी मैंने बताया दोनों दोनों वैल्यू सेम है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है बी ए की वैल्यू है तो वहीं किसकी वैल्यू है एफ डी ए की वैल्यू। तो आप लोग वैल्यू लिखिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वैल्यू लिखिए कितनी है, देखो 1/4 लिखिए 1/4 एप्सिलॉन 0 और इनको में क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और वैल्यू कितनी है जी यहाँ पर इसकी 1/√2। ये तो समझ गया ना, यहाँ पे आया है आपके पास में 1/√2 सेम, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा 1/√2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। और बताइए कि इन तीनों चीज़ों में सेम क्या है, आप लोग ध्यान से देखेंगे सेम क्या है इसमें 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कॉमन लीजिए क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे कॉमन क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2 और यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको जोड़ रहे हैं, आगे देखिए आप ध्यान से, आप बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है, और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1/2 तो सेम आ गया, और इसका सेम है √2, तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे भी √2 आ जाएगा। क्लियर है। देखिए तो जोड़ने का सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर क्या आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये हो गया 1/2 और प्लस यहाँ पर बच गया आपका √2। ये बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है, और यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। आ जाएगा 1/2 ऊपर 2 नीचे √2, समझ गया ना कैसे आया है, एलसीएम सेम था। तो अब बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 और ये काट के बचेगा, खाली √2 ही बचेगा, और यही क्या है आपका फाइनली आंसर है। बताइए सवाल समझ में आया है या नहीं आया है? ऐसे सवाल आते हैं भैया जेईई एडवांस में और नेट के एग्ज़ाम में, जो इस टाइप के सवाल के आंसर हैं। थोड़े से आंसर भी बड़े भयंकर से दिखाई दे रहे होंगे आपको थोड़े से भयंकर क्या बोलूँ मैं, इनको सही है, बहुत अच्छे सवाल हैं, बस ये फर्क इतना है कि इनमें आंकिक मान नहीं है। अगर आंकिक मान होता तो तब भी ऐसे होता, मानी बात है यहाँ पर 10 होता और ये यहाँ पर 4 होता तो तब मान कुछ और निकलता, सीधी सी बात है, आपको सोल्व करना पड़ता। ठीक है नहीं बात।
तो इसमें चूंकि आपके पास में कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब ये वेरिएबल्स है, तो आपका आंसर भी वेरिएबल्स के रूप में ही आएगा। सीधी सी बात है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। तो ये बताइए कि ये तरीका आपको समझ में आया क्या? ये इसका आसान तरीका था भैया करने का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका अगला तरीका बताता हूँ कि एक तरीका और क्या है। पहले नोट कर लीजिए इसको साथ साथ में, ठीक है। अब एक और तरीका और देखिए, वो क्या है, वो भी मैं आपको साथ साथ में सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ही यहाँ तक तो कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ तक तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, यहाँ तक कोई चेंज नहीं भाई, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अतः हाँ एक मिनट, क्योंकि ये तो दूसरा तरीका है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या करना है, पहले इसका और इसका परिणाम निकालेंगे। और याद रखना, जब भी दो बल ऐसे होते हैं ना सदिश में, तो उनका परिणाम सदैव उनके बीच में होता है। क्लियर बात है, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ बी ए व एफ कौन सा दूसरा डी ए का परिणामी बल का को क्या निकालेंगे आप लोग, परिणामी बल। एक बात हो रहा, अगर आपको दिशा लिखनी हो तो दिशा हमेशा, दिशा आपको साफ दिख रही, इसकी डी ए है, ये डी ए के अनुदिश है, इसकी बी ए के अनुदिश है, इसकी सी ए के अनुदिश। लिखना चाहिए तो लिख देना, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्लियर है, सबसे लास्ट वाले में लिखेंगे हम दिशा। तो इनका परिणामी क्या होगा बताइए, एफ स्क्वायर बराबर बोलो, इसको F1 ले लीजिए आप, ठीक है। एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर प्लस 2F बी एफ डी ए और कीजिए कोस थीटा या अल्फा। ये वही फॉर्मूला भैया जो आपका दो बलों का परिणामी निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, पता ना, ई स्क्वायर बराबर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला सीजन है। और ये आएगा यहाँ पर, डायरेक्शन होगी, ये जो F1 है ना, ये यहाँ पर आएगा F1। समझ में आ रही बात, चित्र में ऐसे आएगा। क्लियर है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये दिखाएंगे आप, ठीक है। और दूसरा तरीका करेंगे तो आपकी इच्छा है। तो F1 का स्क्वायर देख लीजिए क्या होगा, एफ बी ए और एफ डी ए आपने देखा है कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यू में एक ही लिख देता हूँ, एफ बी ए, यहाँ पर भी एफ बी ए, क्योंकि दोनों दोनों क्या है, सेम है भैया, ठीक है। यहाँ पर भी बी ए और यहाँ पर भी डी ए, ठीक है। और कोस हो गया है यहाँ पर 90 डिग्री। कितना हो गया कोस 90, कोस 90 का मान कितना है बताइए, कोस 90 का मान कितना है भैया, कोस 90 का मान होता है 0। कितना होता है भैया 0। तो ये अब भी कितना हो गया 2F बी ए का होल सॉरी इसका मान हो गया 0। और यहाँ से जब F1 निकालेंगे तो अंडर रूट में 2F बी ए हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैसे आए समझ गए। यानी कि इस F1 का मान क्या है, अंडर रूट में 2F ए। अब देखिए इन दोनों का तो आ गया, अब बच गया इसका, जो इन दोनों का आया है ना F1, और एक जो पहले से FC है इसका। अब इनका निकालो बस लास्ट के, तो देखो इन दोनों का तो यहाँ पर आ गया F1, अब इसका निकालो लास्ट में F1 और किसका FCA का। एंड अतः परिणामी बल, बस परिणामी बल। तो परिणामी क्या होगा, एफ स्क्वायर बराबर, दोनों की इस बात पर डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम आती है तो बीच में क्या आता है प्लस, और अपोजिट हो तो माइनस। तो इसलिए फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोस 0 आ जाएगा, 0 की वैल्यू क्या जाएगी, 0 का मान 1 होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए ठीक है। तो क्या होगा बताओ, इसमें स्क्वायर मत दिखाओ, इसमें सीधा होगा F1 प्लस FCA। क्लियर है, इसमें सीधा सा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो F बराबर F1 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2F बी ए, और FCA की वैल्यू क्या है, अभी FCA लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अंडर रूट 2 इसकी वैल्यू क्या है जी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये रही। इसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से क्या चीज़ को बनाएगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बच गया है अंडर रूट 2, और यहाँ पर क्या बच गया है 1/2। तो देखिए अब भी यही आंसर आया आपका सेम। तरीके दोनों सही हैं, आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करिए, बस आपको पता होना चाहिए कि सवाल ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो ये सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल था जो हमने आपको भी करवाया है, और इस सवाल को क्योंकि एडवांस लेवल का सवाल है तो आप इसको एक बार दोबारा स्वयं भी निकालिए। देखो अभी तो आपने एक बार नोट कर लिया होगा इसको,
एक बार खुद से भी निकालिए, क्योंकि खुद से निकालेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में हम एक इसी प्रकार का दूसरा सवाल आपको करवाते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको पहले। इसमें एक चीज़ और भी लिखनी है आपको साथ में, मैं बता रहा भूल गया आपको, दिशा। क्योंकि जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा उसमें दिशा अवश्य लिखनी पड़ती है। इसमें बल पूछता है तो छेद पूछेगा, तो दिशा किसकी होगी? सी ए की ओर। किसके? सी ए के अनुदिश। सी ए के अनुदिश बस लिख दीजिए आप, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे होगी ना, आपको साफ साफ दिख रहा है, तो ये भी लिखना आपको अनिवार्य है। ठीक है, ठीक है। तो इसी क्रम में आपके सामने अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल ना सीधे आपको कंपटीशन में ना सीधे पेपर में दिखा देते हैं। यदि आप एल के पर वक्त का पेपर देंगे तो वहाँ तो सीधे दिखते हैं। अब तो पेपर और भी ज़्यादा टपाने लगा है, तो इस स्थिति में ऐसे सवाल आते हैं। और यदि जे एडवांस देंगे तो वहाँ तो आएगा आएगा। और कभी कभार यदि आपका 12th का पेपर ही टफ बना दिया गया, तब ऐसे सवाल आते हैं भैया, देखते रह जाओगे सवाल कहाँ से आया। और फिजिक्स का पेपर अक्सर टफ आता भी है, क्योंकि कुछ सवाल उसमें टफ भी होते हैं, इसलिए। तो खैर, सवाल आपके सामने है। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए सवाल में क्या लिखा था। एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्र के अनुसार रखे गए हैं। इस पर प्लस क्यू है, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस का क्यू। त्रिभुज के केंद्रक ओ, केंद्रक है यहाँ पर ओ, पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू भी है भाई यहाँ पर, चलो बना देंगे प्लस क्यू, ये कैपिटल क्यू भाई है। पर परिणामी बल तथा परिणामी बल का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। अच्छा तो है ये, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, अच्छे के साथ में। तो सबसे पहले तो केंद्रक समबाहु त्रिभुज देखिए। समबाहु त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है? यदि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यानी कि ये वाला। और माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है, माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। आपको पता होगा इतना, ठीक है। और नहीं पता है तो पता होना चाहिए भाई इतनी बात, कि माध्यिका सामने वाली भुजा को हमेशा दो समान हिस्सों में डिवाइड करती है। मतलब ये भी l/2 होगा और ये भी l/2 होगा। सीधी सा मतलब तो ये हो गया इसका, ठीक है। ये होता है केंद्रक, ठीक है। तो ये तो पता चलेगा ना कि आपको केंद्रक क्या होता है? माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ठीक है। तो ये प्लस का आवेश है, ये भी प्लस का है, तो डायरेक्शन हमेशा किधर को होगी? क्योंकि बल ये लगा रहा है इस पर, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर को। इसको कुछ भी मान लो भाई, ये बी है, ओ है, तो इसको एफ बी ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या मान लेते हैं? इसको एफ ए वेक्टर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60। और ये एंगल भी कितना होगा? 60। और ये माइनस है, हाँ ये माइनस, तो इसकी दिशा कहाँ को होगी? इसकी दिशा इसकी हो रही है भैया, क्योंकि माइनस वाला है। प्लस का होता तो बाहर को होती, इधर को नीचे को होती दिशा, लेकिन वो माइनस का है ना, तो दिशा माइनस की ओर ही होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि माइनस की दिशा माइनस की ओर ही होती है। क्लियर है? तो ये तो डायरेक्शन का मैंने इसमें बनाया है, ठीक है। अब जब इससे दूरी निकालेंगे तो आपके पास में इसका मान होना चाहिए कि इसका मान कितना है, सिरे से इसका और इसका, यानी कि ओ की प्रत्येक सिरे से दूरी कितनी होगी जब समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये है इसमें सवाल जो मेन है, मतलब जो इसमें मेन चीज समझने की है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, जब हम इस सवाल को हल करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे चित्रानुसार। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? पहले तो बताओ कि चित्र में कोई समस्या है क्या आपको? चित्र कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे नहीं बना है, और क्या क्या इसमें मैंने आपको स्टेप बताए हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात कुछ की? क्या क्या स्टेप बताए, क्या क्या नहीं बताए हैं? उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप है, क्या क्या नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखें, केंद्रक ओ, कौन सा केंद्रक है भैया? ओ की प्रत्येक कोने से दूरी, यहां लिख देता हूं समबाहु त्रिभुज। कौन सा भैया? समबाहु त्रिभुज के केंद्रक ओ की प्रत्येक कोने से दूरी। प्रत्येक कोना बोलो या शीर्ष बोलो, एक ही चीज है। आर इक्वल टू, अगर किसी को फॉर्मूला पता हो तो ये होता है 2/3 त्रिभुज की माध्यिका। अगर आप लोगों ने ये माध्यिका कक्षा
9 में या 10 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ तो कि प्रत्येक शीर्ष से त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के केंद्र की दूरी होती है 2/3 माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का 2/3 हिस्सा होती है। ये चीजें आपने कक्षा 9 और 10 के गणित में पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो सोचने विषय है, और पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो अब हमने बता दिया, बस बात खत्म। ठीक है, कि 2/3 क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका। तो माध्यिका क्या है, ये वाली है। अब आपको ये माध्यिका निकालनी पड़ेगी। माध्यिका क्या है, आर इक्वल टू, मैं इसी से ले लेता हूँ भाई, इसको कुछ बिंदु बना देंगे आगे यहाँ पर, कुछ पी लिख दूंगा इसको, चलो पी लिख देता हूँ, 2/3 पी सी। क्लियर है। और इसका मान कैसे निकलेगा बताओ, ये है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होगा बताओ, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का, आधार मतलब एपी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं ना, कैसे आ रहा है। ठीक है, आर बराबर 2/3, कर्ण क्या है आपके पास में एल, अरे कितना है भैया L/2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, आर बराबर 2/3 अंडर रूट में, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 4। कैलकुलेशन में डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गणित वाले नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ी है, मजबूरी में मेरी, क्योंकि कुछ बच्चों से आती भी नहीं है ना कैलकुलेशन, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। तो एल बराबर 2/3 अंडर रूट में क्या बचेगा, 4 कम 4 तो 3L स्क्वायर अपॉन में 4, 3L स्क्वायर अपॉन में 4 कितना आएगा बताओ देख के। एल इक्वल टू 2/3 अंडर रूट में 3L अपॉन में 2। बता रहे कैसा आया है, इस 2 से 2 कैंसिल, तो एल बराबर हो गया एल अपॉन √3। समझ गए, क्योंकि ये वाला जो 3 है ना, ये वाला 3 है, इसको हम अंडर √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे कट जाएगा तो एल अपॉन √3 रहेगा। कभी बिना गणित वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे सोचे कि ये पता नहीं कैसे लिख दिया एकदम से एल अपॉन √3। ठीक है ना, आया ना बात समझ में। जो मैथ वाले बच्चे उनको तो एकदम से समझ में आ गया होगा कि कैसा आया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर अब देखिए, अब बिंदु आवेश पहला कौन सा है जी आपके पास में, ए के कारण ओ पर लगने वाला बल, एफ ए बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 Q2 नहीं लिखूँ मैं, क्यू ए पर क्या है और क्यू ओ पर क्या है, और बटन में ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, आप ए बराबर 1/4πε0, ध्यान से देख रहे हैं, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, और इसका मान है एल स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। बताओ 3 कैसे आ गया, जब स्क्वायर होगा तो। ठीक है, ये आर, ये भाई यार ये आर का मान है, क्या कर रहा हूँ मैं, ये किसका मान है, आर का। कभी कभी दिमाग हैंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर भी आ जाएगा ना। ठीक है, चलिए अब इसको लिख देता हूँ मैं, 1/4πε0 और क्यू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर का मान ये रहा यहाँ से एल अपॉन √3। अब 3 क्या होगा, 3 चला जाएगा ऊपर, तो एफ ए इक्वल टू 1/4πε0 3 क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आई है क्या, किसी को भी कोई समस्या है तो बताइए कि ये कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे देख लीजिए। इसी प्रकार अब लिखेंगे, इसी प्रकार इसमें दिशा किसकी ओर होगी, ए ओ की ओर। लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाद में लिखेंगे फाइनल दिशा बस। ठीक है, इसी प्रकार बिंदु आवेश बी के कारण, किसके कारण भाई, बिंदु आवेश बी के कारण, तो ये क्या होगा, एफ बी बराबर क्या होगा, 1/4πε0, क्योंकि सब चीजें सेम है, सेम ही आएगा, 3 क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि सभी चीजें सेम है, दूरी भी और आवेश भी। ठीक है, अब बिंदु आवेश किसके कारण है, एंड बिंदु आवेश कौन सा है, दूसरा
दूसरा वाला है सी, सी के कारण उसके कारण भी सेम होगा, बस फर्क ये है कि उसका आवेश माइनस का तो इसलिए उसकी डायरेक्शन ऊपर को हो गई। तो मैंने आपको पहले बताया था, परिमाण तो सेम है ना, इसलिए ये भी सेम आएगा 3 क्यू अपॉन में एल स्क्वायर। आप एक बात देख रहे हैं कि इन तीनों बलों का मान सेम है, क्लियर है ना। अब आपको परिणामी निकालना है, क्या निकालना है बिंदु इस पर ओ पर परिणामी बल। अब यहां से करने के इसके दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं जी, दो। यहां से इसके दो तरीके करने के, और दोनों तरीके वही हैं जो अभी पिछले सवाल में हुए हैं, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम वही तरीके हैं। अब बताओ मैं दोनों में से आपको कौन सा तरीका बताऊं, दोनों ही बताता हूं, ठीक है। पहला देखिए, अतः बिंदु ओ पर परिणामी बल, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं कभी उधर ना आए तो एफ बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये एफ है कोस 60, समझ गए, फिर ये एफ बी कोस 60, और फिर ये एफ सी कोस 0, क्योंकि वो तो डायरेक्शन उसकी उसी दिशा में आएगी फाइनल, क्योंकि परिणामी हमेशा बीच में होता है, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो एफ बराबर सबके मान सेम है ना, एफ ए बी भी चूंकि एफ ए बराबर है एफ बी और बराबर है एफ सी, ठीक है, और बराबर हमने एफ मान लिया, क्या मान लिया भाई इसको हमने एफ, तो हर जगह एफ लिख दो, एफ कोस 60 का मान कितना होता है बताओ 1/2, ये होता है क्या एफ, इसका मान भी 1/2 और एफ इसका मान 1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये कितना हो गया f/2 प्लस f/2 प्लस एफ, जोड़ के हो जाएगा भाई 2f। बताओ रे 2f कैसा है, बताइए 2f कैसा आया है, सबको समझ में आया कि नहीं आया है, या फिर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया कि भाई 2f कैसा आया है, क्लियर है या कोई दिक्कत है, ठीक है, गुड, समझ में आ गया होगा या नहीं आया है, कोई है तो नहीं ऐसा जिसको समझ में नहीं आया कि भाई 2f कैसा आया है। अरे भैया ये आधा आधा, एक हो गया एक करिए दो हो गया, सीधी सी बात तो ये है। तो एफ बराबर 2, जरा एफ का मान रखो 1/4πε0 3 क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, ठीक है, 2 से गुणा कर दो, चाहे तो आप इसे 2 से यहाँ काट दो, अरे गुणा करके सीधा छोड़ा ना, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा एफ बराबर 1/4πε0 3 दूना 6 क्यू और क्यू अपॉन में एल स्क्वायर, इतने क्या आ गया है न्यूटन, क्या है इतना न्यूटन। और दिशा कहाँ बताओ, दिशा मैंने आपको पहले बता दी थी, इसकी ओर, किसकी ओर, माइनस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश की, बस सवाल खत्म। सवाल बहुत बढ़िया है भैया, न्यूटन दिखाई नहीं दे रहा, हाँ भैया न्यूटन नहीं दिखाई दे रहा, अब देखो अब दिख रहा है क्या, हाँ अब दिख गया है सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, माइनस क्यू आवेश की ओर। तो ये था तो इसका एक तरीका, अभी एक तरीका और भी है, पहले इसको लिख लो, पास करके वीडियो में इधर बताऊंगा भाई, इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोनों की तुलना बताऊंगा कि दोनों में क्या तुलना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए ध्यानपूर्वक, और आपने लिख तो लिया ही होगा। अब दूसरा तरीका समझिए कि दूसरा तरीका इसका क्या है, ठीक है, यहां तक तो सेम ही रहेगा, बस यहीं पर बदलेगा लास्ट में, क्या, अतः बिंदु ओ पर परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालने के लिए नहीं ऐसे लिखेंगे, वो वाला तरीका लगाएंगे, कौन सा वाला, जो सा भी पीछे लगा था कि पहले इसका और इसका परिणामी निकालेंगे, इसलिए एफ ए व एफ बी का परिणामी बल, इसको मान लेते हैं हम F1, क्या मान लेते हैं इसको F1, फॉर्मूला क्या होगा एफ ए का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ ए बी और इनको में कोस अल्फा, क्या आएगा कोस अल्फा, ठीक है। तो बोलो क्या होगा F1 बराबर एफ, क्योंकि सबके सब सेम है, एफ स्क्वायर
2f कोस 120 कितना है कोस 120 क्योंकि 60 और 60 120 क्लियर है। f1 बराबर 2f² प्लस 2f² कोस 120 का मान होता है कितना होता है, कितने बच्चों को पता है कोस 120 का मान? गणित वाले बच्चों को तो तुरंत पता होगा, माइनस वालों को नहीं, सॉरी बायोलॉजी वालों को नहीं पता है। निकालते कैसे हैं? कोस 120 है ना, उसको कर दो 180 माइनस 60 तो कोस दूसरे में पड़ेगा और तो क्या आ जाएगा कोस का कोस 60 ही रहेगा और कोस दूसरे में माइनस का होता है तो इसलिए माइनस कोस 60 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 तो क्या मान आएगा माइनस का 1/2। समझे? बायोलॉजी वाले बच्चों के कुछ पल्ले मैंने पढ़ा होगा, मैं बताता हूँ रे। ये कोस 120 है ना, इसको लिख लो कोस 180 और माइनस 60 समझ गए। और कोस 180 के साथ में नहीं बदलता है, अरे दूसरे में है ये है ना, ये दूसरे में आएगा और दूसरे में कोस किसका होता है माइनस का और ये क्या आएगा 60 कोस 60 और कोस 60 का मान कितना आता है 1/2। ये है गणित भाई कक्षा 11 का। तक तो आप बात समझ गए होंगे कि भैया देखो ये थोड़ा कक्षा 11 का गणित है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल है पूरी की पूरी कक्षा 11 वाली। अब भैया देखो कहीं कहीं तो आपको बायोलॉजी वाले को दिक्कत होगी ही, क्योंकि जब गणित के कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो कर मैं भी कुछ नहीं सकता और आप भी कुछ नहीं। बस अब तो ये है कि बस आपको जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस उसको समझ लीजिए मैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। बाकी गणित वालों को तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो विदाउट मैथ वाले हैं उनको भाई समस्या होनी होनी जाहिर सी बात है। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब आगे देखिए f1 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 2f² और माइनस का हो गया है f², क्या बचेगा खाली f²। तो f1 की वैल्यू f आ गई, समझ गए ना कैसे आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल या करके दिखा दो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो पता है बिंदु O पर परिणामी बल कौन सा बल भाई परिणामी बल, तो F इसको डैश ले लो क्योंकि F पहले से है ना, तो क्या होगा FC और प्लस F1 कौन सा भाई FC प्लस F प्लस क्यों आया भाई बीच में, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैंने बताया था आपको अपोजिट होता है तो माइनस आता है और सेम होती है तो प्लस आता है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना क्यों हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका मान भी F है और इसका मान भी F है, तो वैल्यू कितनी कोई दिक्कत तो नहीं है इनको F के साथ। तो F कैसे इक्वल टू बताओ 2 F की वैल्यू क्या है 1/4πε0 3 क्यू अपॉन में L²। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप सीधा ही 1/4πε0 6 क्यू और अपॉन में L²। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आंसर तो बिल्कुल सेम आया ना। एक चीज़ और भी लिख सकते हैं आप क्या बराबर, देखो वो क्या है, अगर आप चाहें तो इसको 2 से काट दो तो 2 तिया 6 यानी कि हो जाएगा 3 और अपॉन में 2πε0 और यहाँ पर L²। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसा लिखा होता है और आप लोग देख लेंगे कि भैया ये तो हमारा आंसर आया ही नहीं, और बल्कि होता सेम वही है, कुछ अलग नहीं होता है। बस आपको देखना होता है कि भैया क्या है क्या नहीं मामला, और दिशा तो आप लोग सेम ही लिखेंगे, कोई इसमें अलग दिशा वाली बात तो है नहीं है क्योंकि दिशा दोनों की सेम है। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा तरीका और ये है इसका पहला तरीका। कंपेयरिंग करेंगे तो बताइए क्या अंतर आ रहा है, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है कि उसमें? अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा समय उसमें ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा, बाकी कुछ समय ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उसमें 2 बार आपको एंगल देखना पड़ रहा है और इसमें सिर्फ एक बार एंगल से काम चल जा रहा है और तीनों का एक साथ निकल जा रहा है आज बात में। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं जो बायोलॉजी वालों के लिए, तो ये बेस्ट ट्रिक है भाई बायोलॉजी वालों के लिए, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है करने के लिए बायोलॉजी वालों के लिए, उनसे तुरंत हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी उनको। ठीक है, और भैया जो गणित वाले हैं एडवांस लेवल के हैं वो आप इस तरीके से कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने आपको दोनों सवाल ही ऐसे करवाए हैं, दोनों के तरीके हैं, दोनों का आपको दोनों तरीके बताए कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। और सवाल तो भैया ये बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे लेवल का है, एलटी प्रवक्ता में तो आने के लायक सवाल है, सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, पक्का ही आता है ऐसा सवाल, आप देख लेना पेपर उठा के। और भाई जेई एडवांस और नीट वालों के लिए तो खैर ये सवाल होते ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ट्रिक वाले सवाल आते हैं, बच्चे देखते हैं कि पता नहीं कहाँ से सवाल आ गया। ठीक है नहीं, और भैया सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं सवाल, कभी सीबीएसई का पेपर उठाना फिजिक्स का, वहाँ पर ऐसे सवाल मिलते हैं जो भयानक सवाल होते हैं। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के
बोर्ड में तो ऐसा सवाल तब आएगा जब पेपर बहुत टफ बना देगा फिजिक्स का। और फिजिक्स का पेपर अक्सर अधिकांश टफ ही आता है, कुछ सवाल तो उसमें टफ रहते हैं ना, तो ऐसे सवाल तब आएगा आपके पेपर में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ को तो कुछ न कुछ तो ऐसे बोल रहे हो सर आप अच्छा बता रहे हैं, हमारे दिमाग के तार हिल गए हैं, आप अच्छे की बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, इतना नहीं सोचना है कि दिमाग के तार हिले या क्या हुआ है। बस इतना सोचना है कि हाँ भाई अब हमें तैयारी करनी फ्यूचर के लिए, तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। आप इस सवाल को एक बार तो देखो आपने कर लिया है, अब आप इस सवाल को ना क्या करिए, खुद अकेले से निकालिए, सवाल लिख करके चित्र बना करके खुद निकालिए। मैं गारंटी देता हूँ जब आप एक बार दोबारा खुद अपने हाथ से निकालेंगे ना, तो आपके दिमाग में सवाल सेट हो जाएगा कि सवाल होगा कैसे। मेरी गारंटी इतनी, लेकिन करो जरूर है सर, आप जो आप तैयारी वाले बच्चे ना, ये काम अवश्य करना। ठीक है, तो इस क्लास में तो सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि ये क्लास फिर लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं आपको जो एडवांस लेवल के सवाल हैं, अब मैं सिर्फ आपको वही सवाल बताऊंगा जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर ये सवाल करवा दीजिए, क्योंकि एडवांस लेवल के सवाल अब इतने काफ़ी हैं मेरे हिसाब से। अब मैं इस चैप्टर के मतलब विद्युत आवेश प्रवाह क्षेत्र के चैप्टर तो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अभी गोस के प्रमेय वाला टॉपिक बाकी है। तो अब इस जो चैप्टर के मतलब इस टॉपिक के बाद विद्युत आवेश प्रवाह क्षेत्र के जो बाकी सवाल है, जैसे कि प्रत्यानयन बलागुण के नहीं करवाए हमने अभी, मिलक से अक्षय के नहीं करवाए हैं, तो वो सवाल कंप्लीट करवाएंगे हम अगली क्लास में। और अगली क्लास में इस टॉपिक के टोटल न्यूमेरिकल हम पूरे कर देंगे और फिर हम अगला गोस की प्रमेय वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो बस इस क्लास में इतना ही। और बस आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए, जो अच्छा लग रहा है वो वीडियो कमेंट में उससे लिखिए। बस इतना ही जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ में शेयर तो अवश्य कीजिए ताकि हमारा भी यार मनोबल बढ़ा दो आप, इतना चाहते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद।